Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. So we have started with the medical surgical nursing, and in the renal system we have already discussed about the renal calculi. The next disease which we are going to learn is glomerulonephritis. So first is the definition. Glomerulonephritis is the inflammation of the glomeruli due to any infection or any autoimmune reactions in the body. So as the name suggests, glomerulonephritis means glomeruli and itis is the inflammation. So glomerulonephritis is the inflammation of the glomeruli, which can be due to any infection or due to any autoimmune reactions in the body. सो हमारा जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है ना, जो डिज़ीज़ कंडीशन है, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें आपको कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है. अगर आपको इसमें डेफिनेशन किसी भी डिज़ीज़ कंडीशन की या फिर वो डिज़ीज़ कंडीशन आपको समझ आ जाते कि उसमें होता क्या है ना, तो उसमें आप खुद से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बना सकते हो रिलेट करके कि अच्छा ये डिज़ीज़ कंडीशन है, इसमें ये होता है, तो देयर कैन बी दीज सम सिम्टम्स, है ना. और फिर आप अगर ये सिम्टम्स है उससे आप पता लगा सकते हो कि क्या डायग्नोस्टिक इवेलुएशन हमें भेजना है ना, और फिर अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप उसका कुछ मैनेजमेंट भी लिख पाओगे, है ना. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको कुछ रटना नहीं है. अगर आपने कोई भी उसकी डेफिनेशन या फिर डिजीज़ कंडीशन को समझ लिया ना कि वो होता क्या है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट डाउन द होल डिजीज़ कंडीशन इन द एग्जाम, है ना. सो व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ड्यू टू एनी इन्फेक्शन और ऑटोइम्यून रिएक्शंस इन द बॉडी. सो जो हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जब हमारा रीनल आर्टरी से ये आ गया एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस बनता है एंड ये हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल, यहाँ से गया हमारा एफरेंट आर्टीरियोल्स. देन यहाँ पे हमारा आता है proximal convoluted tubule PCT. Then we have loop of Henle. ये क्या हो गया? loop of Henle. Then हमारे पास आता है DCT, distal convoluted tubules, and last हमारा आता है collecting tubule, है ना. तो ये स्ट्रक्चर है हमारा नेफ्रॉन का. सो इसमें क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलाई होते हैं इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना. सो ये इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलाई होता है वो इन्फ्लेम्ड है, ठीक है. सो इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सो फर्स्ट हमारा ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ऑफ द थ्रोट और स्किन, कि ये जो बैक्टीरिया है ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ये कॉज करता है. और वी कैन से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, है ना, कि आपको सोर थ्रोट था, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट था या फिर स्किन का था, है ना, इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से आपको क्या हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नेक्स्ट है ड्यू टू एनी हेरिडिटरी डिजीज़ या फिर इम्यून डिजीज़ सच एस SLE. इस इम्यून डिजीज़ से कैसे होता है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें यूजुअली हमारे पेशेंट का क्या होता है, इम्यूनिटी कम होती है ना. अब इम्यूनिटी कम होती है तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे पेशेंट को. सो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है पेशेंट को, ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन है ना, तो उससे क्या हो सकता है, देयर कैन बी चांसेस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नेक्स्ट डायबिटीज़ हाइपरटेंशन. सो सेम इनमें होता है, डायबिटिक में चांसेस होते हैं पेशेंट को कि ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगे, तो उसकी वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है. नेक्स्ट है वेस्कुलराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स. देन कुछ वायरसेस होते हैं विच कैन लीड टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे HIV, हेपेटाइटिस B एंड HCV. इनमें भी क्या होता है, जब ये डिजीज़ कंडीशन होती है HIV, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C, इसमें भी आपका इम्यूनिटी लो हो जाता है ना. नेक्स्ट है हमारा एंडोकार्डाइटिस, ठीक है. एंडोकार्डाइटिस अगर ये है इन्फेक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट, है ना, एंडोकार्डाइटिस है, तो इससे भी क्या हो सकता है आगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो दीज आर द इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर. सो आपने डिजीज़ कंडीशन पढ़ लिया कि होता क्या है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. अब आपने पढ़ा कि उसके रिस्क फैक्टर क्या है, किस वजह से होता है. मेन आपका ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन है, ठीक है. देन टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूजुअली हमारा 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज एक्यूट एंड सेकेंड इज क्रॉनिक.
एक्यूट में क्या होता है, इट बिगिन्स सडनली, ठीक है, एकदम से होएगा कि आपको जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है या तो थ्रॉट का या फिर आप स्किन का बोल सकते हो या फिर हार्ट में एंडोकार्डाइटिस है, तो इसके 5 to 15 डेज के अंदर अगर हो जाता है तो इट इज़ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रॉनिक क्या होता है, विच डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर सेवरल ईयर्स, इट टेक्स सेवरल ईयर्स एंड हमेशा जो क्रॉनिक है वो एक्यूट फेज के बाद होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी। सो आप जब भी पैथोफिजियोलॉजी लिख रहे हो किसी भी डिजीज़ कंडीशन की, सो स्टार्ट विद ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, है ना। और आप जब भी पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे इसको हमेशा एरो की फॉर्म में लिखना, बिकॉज ये इजी होता है टू अंडरस्टैंड एंड इट विल हेल्प यू टू गेन मोर मार्क्स इन द एग्जाम, है ना। सो ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इन्फेक्शन है ना, या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन है, तो उनकी वजह से क्या होगा, जब भी ऐसा कोई इन्फेक्शन आता है तो बॉडी में क्या होता है, एंटीजन सब्सटेंस रिलीज होता है ना, एंटीजन रिलीज होगा। अब एंटीजन रिलीज हुआ तो उसके काउंटरएक्ट में हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाएगी। एंटीजन आया हमारी बॉडी में ड्यू टू एनी इन्फेक्शन या कुछ भी, ठीक है, जब भी इन्फेक्शन आता है तो रिलीज़ हुआ एंटीजन सब्सटेंस का, तो हमारी बॉडी उसके काउंटरएक्ट में क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ बना दिया तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ग्लोमेरुलाई में। तो जब भी हमारी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है देयर विल बी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होंगे। अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ तो हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं ना ग्लोमेरुलस में, उनका प्रोलिफरेशन होएगा और हमारे ल्यूकोसाइड्स इन्फिल्ट्रेशन होगा ऑफ द ग्लोमेरुलस, ठीक है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गए, सो देयर विल बी ल्यूकोसाइड इन्फिल्ट्रेशन। देन थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसका थिकनिंग होगा, ठीक है। अब वो मेम्ब्रेन थिक हो गया, सो इट कैन लीड टू स्कारिंग एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, उसका स्कारिंग हो जाएगा। देन हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारा ग्लोमेरुलर प्लाज्मा फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिक्रीज हो गया, हमारा GFR कम हो गया, सो देयर कैन बी चांसेस ऑफ रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम और वाटर का क्या होगा, रिटेंशन होगा। अब देखो सोडियम वाटर का रिटेंशन हो गया तो इट विल लीड टू एडिमा एंड हाइपरटेंशन। क्लियर है पैथोफिजियोलॉजी, बहुत ईजी है। सो whenever there is any etiological factor, release of antigen substance into the circulation, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। देन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट होगा, एपिथेलियल लाइनिंग का प्रोलिफरेशन होगा ग्लोमेरुलस की, ल्यूकोसाइड्स इनफिल्ट्रेशन होगा, थिकनिंग हो जाएगी हमारी किसकी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की। देन इट कैन लीड टू स्कारिंग एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, GFR कम होगा, रिटेंशन होगा सोडियम वाटर का एंड इट कैन लीड टू एडिमा एंड हाइपरटेंशन। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हमारे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, आपने देखा कि पेशेंट को क्या है, इन्फ्लामेशन है ना, इन्फ्लामेशन है तो सबसे पहले वहाँ पे पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा ना किडनी के वहाँ पे, तो पेशेंट विल हैव फ्लैंक पेन, ठीक है। अब हम रीनल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो और क्या हमारा हो सकता है, नेक्स्ट हम देखेंगे यूरिन के बारे में, है ना। तो यूरिन में तो चेंजेस होंगे, तो फोमी यूरिन कैन बी देयर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया वाला है ना, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो यूरिन फॉर्मी होगा। देन इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, देयर विल बी कोला कलर या फिर डाइल्यूटेड आइस टी कलर्ड यूरिन होगा, ठीक है। और यूरिन में क्या हो सकता है, हेमेचूरिया, ठीक है। अब वाटर हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा ना, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हो रहा है, वाटर रिटेंशन हो गया तो ओलिग्यूरिया, ठीक है, या फिर पेशेंट को होगा डिसयूरिया, पेन होएगा ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ठीक है। अब फटीग होगा टू एनीमिया एंड किडनी फेलियर, ठीक है। जब भी कोई किडनी प्रॉब्लम होती है देयर विल बी अनीमिया हो सकता है पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा, फटीग। देन हाइपरटेंशन, क्योंकि हमारे क्या है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन है। नेक्स्ट है फ्लूइड रिटेंशन, और क्या हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होगा एडिमा,
ठीक है। तो पेशेंट कैन हैव हेडेक, इंक्रीज बीपी, एडीमा, लिथार्जिक, लो ग्रेड फीवर, वेट गेन ड्यू टू एडीमा, और हमारे यूरिन में क्या हो गया, प्रोटीनूरिया, हेमाचूरिया, ओलिगूरिया एंड डिस्यूरिया। क्लियर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब देखो, आपको डेफिनेशन पता थी, उसके रिस्क फैक्टर पता थे, तो आपको जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बनाने में टाइम नहीं लगा है ना, तो आप उससे रिलेट करके इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हो। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सो सबसे पहले आता है हमारा हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में आप क्या पूछ सकते हो कि पेशेंट को कोई ग्रुप बी हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ कोई, है ना, कि हमारा एंडोकार्डाइटिस तो नहीं है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री, या फिर सोर थ्रॉट, या फिर ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का कोई स्किन इन्फेक्शंस तो नहीं था। तो वो सब आप किस में पूछोगे, हिस्ट्री में, है ना। या फिर पेशेंट को कोई डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ये सब आप ले सकते हो हिस्ट्री में। देन फिजिकल एग्जामिनेशन आप जब करोगे तो पेशेंट को क्या क्या मिल सकता है, पेशेंट कैन हैव हाइपरटेंशन, पेशेंट को एडीमा हो सकता है ना, जो आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े वो आप फिजिकल एग्जामिनेशन में देखोगे। फ्लैंक पेन तो नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है यूरिन एनालिसिस। तो आप यूरिन एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, जिसमें आपको हो सकता है प्रोटीनूरिया मिल जाए, हेमाचूरिया हो सकता है, तो आप उन सब के लिए एग्जामिन करेंगे। नेक्स्ट आता है बायोप्सी। इसमें आप करते हो बायोप्सी, ठीक है, यूएसजी गाइडेड बायोप्सी। देन आईवीपी, ये क्या होता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे जो मैंने फोटो लगाई, इसमें डाई इज इंजेक्टेड एंड एक्सरेज टेकन, ठीक है। डाई लगाते हैं, एक्सरे लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं है, ठीक है। ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, यूरिया, क्रैट, यूरिक एसिड, ठीक है, देन सोडियम, ये सब जो है आप इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस भी हो सकता है, सो ये सब आप ब्लड टेस्ट में कराएंगे। नेक्स्ट है यूएसजी, ठीक है। आई होप डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करोगे। सो द ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द कॉज ऑफ द डिसऑर्डर, टाइप एंड द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स, कि पेशेंट अभी एक्यूट फेज में है या फिर पेशेंट अभी क्रॉनिक फेज में है, तो ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करता है। सो सबसे पहले आपका आता है कंट्रोलिंग द बीपी, यूजुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। सबसे पहले बीपी कंट्रोल करना होता है पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, हाइपरटेंशन ड्यू टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। ये फिर लास्ट में हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर आपका कोई भी मेडिकेशन काम नहीं कर रही तो डायलिसिस आपको करना पड़ सकता है। सो मेडिकेशंस में आप क्या क्या दोगे, डायूरेटिक्स, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, ओलिगूरिया हो रहा है ना, सो और हमारा वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो डायूरेटिक्स दोगे टू एक्सक्रीट आउट द एक्सेस वाटर, ठीक है, टू डिक्रीज द एडिमा। देन इम्यूनोसप्रेसेंट्स देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, देन एंटी हाइपरटेंसिव देंगे टू मेंटेन द बीपी ऑफ द पेशेंट। क्लियर है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल चेंजेस एंड द डाइटरी चेंजेस। अगर ऑलरेडी पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो आप क्या क्या लाइफस्टाइल चेंज या फिर डाइटरी चेंजेस आप एडवाइस करेंगे पेशेंट को। फर्स्ट आता है सोडियम एंड वाटर रेस्ट्रिक्शन। क्यों, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी क्या है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन है ना, वाटर रिटेंशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट को एडीमा हो रहा है। तो आप ऑलरेडी रिटेंशन है पेशेंट को, तो आप एक्सेस सोडियम और वाटर नहीं देंगे, ठीक है। यूजुअली 1 लीटर पर डे हम देते हैं, और सोडियम रेस्ट्रिक्शन भी करेंगे, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करेंगे डाइट में, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि देयर आर मोर चांसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के ज़्यादा चांस होते हैं, और पेशेंट को यूजुअली पोटेशियम ज़्यादा होने के चांस होते हैं, है ना। तो लो पोटेशियम डाइट देना, और लो पोटेशियम फूड्स कौन से होते हैं हमारे, ग्रीन बीन्स, एप्पल्स, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, सो ये सब हमारा देना है आपको, ठीक है। लो पोटेशियम फूड्स देने हैं, लो सोडियम लो पोटेशियम, ठीक है। लिमिट इनटेक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, देन कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने हैं, मेंटेन अ हेल्दी वेट थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज, ठीक है। देन फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना है। क्लियर है लाइफस्टाइल चेंजेस, या फिर क्या डाइटरी रिकमेंडेशन देंगे। सो ये आपका एग्जाम में भी आता है, यूजुअली नॉर्सेट में आता है, रीनल डाइट के बारे में पूछते, तो इट इज़ लो सोडियम
लो पोटेशियम डाइट। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट एजुकेशन में। तो लिम्फेटिक मसाज टू रिड्यूस एडिमा, पेशेंट को क्या होता है, लिम्फेटिक एडिमा हो जाता है तो लिम्फेटिक मसाज आप टीच कर सकते हो पेशेंट को। देन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस टीच करना है, पर्स लिप एंड डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। देन एंड्योरेंस एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, स्विमिंग, आइसलिंग, एरोबिक डांसिंग, सर्कुलेटरी एक्सरसाइज आप बोलोगे पेशेंट को करने के। क्यों? बिकॉज इट इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सेलरेट किडनी टू डिस्चार्ज वेट एंड टॉक्सिन्स। क्लियर है? देन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है, क्योंकि जब किडनी को अफेक्ट किया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, तो इट कैन लीड टू रीनल फेलियर ऑल्सो। देन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन हाइपरटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम एंड पोटेशियम। देन पल्मोनरी एडिमा हो सकता है पेशेंट को, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। क्लियर है कॉम्प्लिकेशंस? सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। हमने आज क्या पढ़ा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की डेफिनेशन पढ़ा सबसे पहले, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। देन इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स, मेन है ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। देन टाइप्स पढ़ा, एक्यूट एंड क्रॉनिक। देन पैथोफिजियोलॉजी। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मैनेज, आप कैसे करेंगे। क्लियर है? So I hope this topic is clear to you, and if you have any doubt, write down in the comment section, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.